आप ही जानते होंगे इनको, आप ही के विभाग से हैं, रिटायर्ड वहां से हुए हैं एज अ कंसल्टेंट, ही इज वर्किंग हियर इन गिरी। और सर, अंडरस्टैंडिंग एंड डिजाइनिंग ऑफ द सर्वे मॉड्यूल कह लीजिए, शेड्यूल कह लीजिए, कैसे बनाते हैं, क्या है लार्ज स्केल सर्वेस कैसे होते हैं, काफी कुछ आप लोग जानते होंगे। बट सर अपने एक्सपीरियंस, इतना वास्ट एक्सपीरियंस है 30-35 इयर्स का, तो उसके बेसिस पे आपको चीजें बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं आगे। तो सर अब आप 2 लेक्चर्स आपके सपोर्ट। अब हम लोग इसमें एनएसएस कितने लोग किए हैं? एनएसएस लोग वाले हैं कि नहीं? काफी लोग हैं, कुछ लोग हैं। सभी लोग अपर शांति अधिकारी हैं, तो बहुत पूरी सभी सुपरवाइजरी लेवल पर रहेंगे। जहाँ भी पोस्टेड होंगे, कभी भी एनएसएस या सर्वे से रिलेटेड काम के लिए आपको डायरेक्शन मिल सकता है और उसके प्लानिंग में आपकी अहम भूमिका हो सकती है। उसी का कॉन्टेक्स्ट में हम आज प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सर्वे पर थोड़ा चर्चा करेंगे। टॉपिक काफ़ी लंबा है, लेकिन शॉर्ट टाइम में हम लोग थोड़ा सा पॉइंट वाइज कुछ जाने की कोशिश करेंगे, जिससे आगे आप लोग अगर फील्ड में जाते हैं, जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ती है, तो आप लिटरेचर को पढ़ करके और इधर जो भी लिटरेचर, स्टैंडर्ड लिटरेचर है, उसको देख करके आप सजेशन दे सकें और अपना जो भी गाइड दिया है, जो शेड्यूल बना हो, ये सर्वे करना है, वो करना है, सुपरवाइज करना है, यू कैन डू। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। कोई सर्वे ऑर्गेनाइज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फॉर्मुलेशन ऑफ डेटा रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव। डेटा रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट कहाँ से आएगा? जो स्टेक होल्डर्स रहेंगे, जिनके लिए आप डेटा कलेक्ट करने वाले हैं, जिसके लिए काम आप करने वाले हैं, उनसे क्रिटिकली बात करने के बाद आप डेटा रिक्वायरमेंट पता करेंगे, उनका ऑब्जेक्टिव पता करेंगे। अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिफाइन from where you have to draw a sample, which is your population. You have to define target population under investigation. Target population here. You know population, all people you know what is the population. तो पीछे से बोलो भाई, what is the population? Anyone? मौन धारण कर लिए भाई आप लोग, सभी लोग हैं? कुछ तो बोलो। नहीं, कुछ नहीं समझ में आ रहा। पॉपुलेशन एक निश्चित टाइम पीरियड पर एक निश्चित भौगोलिक सीमा के अंदर निवास करने वाले लोगों की संख्या। अच्छा, एक बात आपने कहा। और कोई बात बताओ भाई। आनंद, आप बताओ कुछ। कुछ नहीं बताओ। नहीं भाई, और लोगों से डिस्कस कर लेंगे। क्या व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग अबाउट पॉपुलेशन? बताओ भाई शिल्पी। हाँ, तो क्या मतलब हुआ? व्हाट इज जेपी? हम कोई ऑब्जेक्टिव बताते हैं, हम एक एरिया तय करते हैं रिसर्च में कि हम इस एरिया पे सर्वे करेंगे अपना एरिया, उसका क्वेश्चन आके, तो हमें उसका पूरा पॉपुलेशन में से एक परसेंट निश्चित नहीं, कोई एक सब्जेक्ट बताओ जिसका आप पॉपुलेशन बताने जा रहे हैं। कोई सर्वे का ऑब्जेक्टिव आप बताओ और उसके हिसाब से व्हाट
will be its population. हाँ, तो जैसे मान लीजिए कि हमने किसी स्कीम पे काम करना शुरू किया, तो एक स्कीम है जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम, उसके अकॉर्डिंग उस एक इलाहाबाद जैसे डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग, उसका हमने निकाला कि कितने सारे समूह बने, उसमें कितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, उसकी टोटल संख्या ली। लेकिन अब टोटल संख्या में हम काम नहीं करेंगे क्योंकि वो शायद नंबर बहुत बड़ा आ जाएगा। क्यों आप लोग इधर उधर बात कर रहे हैं भाई बहुत ज्यादा? वो संख्या शायद बहुत बड़ी हो, जो सैंपल साइज जो है तो हम उसका एक सैंपल जो डिजाइन करते हैं, पॉपुलेशन क्या होगा? तो पॉपुलेशन वही पॉपुलेशन होनी चाहिए। क्या वही एसएचजी ग्रुप में आपके हैं? हाँ, मतलब एक निश्चित जो जिस चीज के लिए हमें जो ऑब्जेक्टिव हमारा है, उसके अकॉर्डिंग हम कितना किस एरिया में डिसाइड कर रहे हैं कि करना है, एरिया कितने लोग हाँ सर एक निश्चित भूभाग में 0 से लेकर एवं हाँ की पॉपुलेशन जो भी है चलिए ठीक है। और किसी का कमेंट? नहीं सर, जैसे एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा लेना है तो किस ग्रुप की पॉपुलेशन कवर करनी है? वो पॉपुलेशन आप केवल पॉपुलेशन पूछ रहे हैं, चलिए अब ज़्यादा टाइम हम इधर उधर नहीं लगाएंगे क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया कम लग रहा है, टाइम ज़्यादा लगेगा। देखिए पॉपुलेशन जो लिटरेरी हमारे कुछ लोग बोल रहे हैं, भूभाग में रहने वाली जनसंख्या, एयर पॉपुलेशन, यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन वो चीज़ नहीं है। पॉपुलेशन मीन्स यूनिवर्स, समग्र, जिस भी चीज़ का ऑब्जेक्टिव जिसका सर्वे करने है उसका कंप्लीट लिस्ट जो है, कंप्लीट एलिमेंट्स जो होते हैं, कंप्लीट लोग हो जाए, काउंट जो होता है, दैट इज पॉपुलेशन। लाइक योर क्लास, हाउ मेनी पीपल हियर? 40। ये ट्रेनिंग्स का ये ग्रुप है और इस ग्रुप की पॉपुलेशन हम कह सकते हैं दैट इज 40। If we want to draw a sample of 5, then we can draw from this population sample of 5. We have list of these people from this we can. सैंपल पॉपुलेशन हो गई। Yes. No. This is 40 people का जो है that is universe, that is population. Training 5 का जो ले रहे हैं that is sample, that will be called as sample. तो population means यहाँ पर वही population नहीं होता कि human population की बात करते हैं। Population means जो हमारा स्टडी का सब्जेक्ट है वो कोई भी हो सकता है। ह्यूमन पॉपुलेशन, लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, इकोनॉमिक सेंसस से आता है, इंटरप्राइज का पॉपुलेशन है। इस तरीके से बहुत तरीके से पॉपुलेशन डिफाइन हो सकती है। एरिया के हिसाब से, डेमोग्राफी के हिसाब से, कंट्री, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके हिसाब से पॉपुलेशन डिसाइड होता है। वो जो यूनिवर्स होता है जहाँ से सैंपल ड्रा किया जाता है वो दैट इज कॉल्ड एयर पॉपुलेशन। उसके जो मेंबर्स हैं और मेंबर्स वो उसके एलिमेंट कहलाते हैं, आगे आएगा। इसके बाद एक आता है टारगेट पॉपुलेशन डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके आधार पर हम सर्वे करने जाएंगे। ठीक है, ओके। Selection of sampling frame. You have heard about sampling frame? No. देखो कोई भी सर्वे करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल you need a list, especially probability sample, which will come later. क्योंकि probability sample यहाँ पर मैं नाम ले रहा हूँ। probability sample ड्रा करने पर अगर आप प्रॉपरली सब जो उसके रूल्स एंड कंडीशन हैं इसको फॉलो करते हैं तो देन जो सैंपल आएगा दैट कैन रिप्रेजेंट ए पॉपुलेशन फ्रॉम विच इट हैज बीन ड्रॉन। प्रोबेबिलिटी लाइक फ्रॉम you all, suppose I want to draw a sample of 5 people to measuring their height. So I have a list of 40 people can from simple random sample जो random number table से 5 का ड्रा कर सकते हैं 1 to
40 एक लेबल दे दिया गया कि आपका नंबर, सबका एक सीरियल नंबर है, उसमें से जो 1 to 40 में से रेंडमली जो नंबर आ गया 2 डिजिट का हम रैंडम नंबर देखेंगे 1 to 40 के बीच में, जो फर्स्ट 5 आ जाएंगे दैट विल बी आवर सैंपल। फ्रॉम मेजरिंग देयर what height, suppose that height, and averaging that, you can give estimate कि इस ग्रुप का एवरेज हाइट और एज what you have measured, this is like this। तो ये जो स्टेटमेंट होगा ये पूरे ग्रुप के लिए ऑन एवरेज बताएगा। ये प्रोबेबिलिटी सैंपल का खासियत होता है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल कहीं गया, कुछ सैंपल ले लिया, कुछ ड्रॉ कर लिया अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली और उससे कुछ कंक्लूजन रहा, तो वो जिस एरिया के लिए आप स्टडी किए हैं उसी के लिए लागू होगा, न कि पूरे यूनिवर्स, पूरा जो भी है उसके लिए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी सैंपल ड्रा करने के लिए हमें सैंपलिंग फ्रेम की जरूरत पड़ती है। सैंपलिंग यूनिट की बात होगी यहाँ पर। सैंपलिंग यूनिट किसका हम सैंपल यूनिट कौन कहलाएगा? जैसे अपना एनएसएस है या फर्स्ट स्टेज सैंपलिंग यूनिट क्या कहलाता है? रूरल के मामले में विलेजेस एंड अर्बन के मामले में फर्स्ट ब्लॉक नॉट दैट आर। सैंपलिंग डिजाइन की बात करेंगे, सैंपलिंग स्ट्रेटजी की बात करें, एंड बायसनेस व्हाट मीन cost considering reference period, reporting method of data collection, questionnaire based schedule, planning of pilot survey. All these points needs to take care while designing a survey. Review of sample survey techniques, survey planning frames, selection of sampling scheme, determination of sample size, survey preparation, design of questionnaire, etc. पोस्ट सर्वे ऑपरेशन, ये सब चीजें हैं। इस पर हमको चर्चा एक एक करके करना पड़ेगा। ये स्टेप्स हैं, इसको मतलब कि चेक कर सकते हैं। एक एक स्टेप पर आगे बढ़ते चले जाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली वी हैव टू डू वर्क। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हायरिंग ऑफ सर्वे पर्सनल, कमेंसमेंट ऑफ फील्ड वर्क, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुपरविजन ऑफ फील्ड वर्क, इफेक्टिव कॉन्ट्रोल मॉनिटरिंग। कॉन्ट्रोल मॉनिटरिंग मतलब साथ साथ सर्वे जब चल रहा है, लाइव चल रहा है, उसके साथ साथ आप मॉनिटरिंग जो होता है, लाइक एनएसएस, जो लोग एनएसएस में होंगे वो जानते होंगे, या ऑफिस में आप लोग भी बैठते होंगे तो ये पता होगा कि भाई एक आपके ऑफिस में जो जिला का दफ्तर है, अगर सभी लोग जिले के सभी लोग पोस्टेड नहीं, कुछ लोग जानते होंगे कि जिले में एक अपर सांख्यिकी अधिकारी रापरासा बनाया जाता है, एक्सक्लूसिव। उसको एनएसएस में हर एक गांव में जहां भी सर्वे होगा वहां जाना है। ठीक है, वो कॉन्करेंट मॉनिटरिंग का एक पार्ट है। मतलब ये इंश्योर करता है कि भाई हमारा इन्वेस्टिगेटर गांव में गया। ये क्वालिटी एश्योरेंस की बात होती है। इन्वेस्टिगेटर बिना गांव में गए नहीं है, क्योंकि वो जाएगा तो देखेगा, लिस्टिंग देखेगा और सब चीज़ डेटा को देखेगा, वो चीज़ होता है। फिर कॉन्करेंट मॉनिटरिंग में एक चीज़ और आता है, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर, संख्या अधिकारी जो रहते हैं उनका भी टारगेट फिक्स रहता है। अगर उनके ज़िले में सर्वे चल रहा है तो एटलीस्ट 1 यूनिट दे विल इंस्पेक्ट। वो किसी भी दिन जा सकते हैं, किसी भी टाइम जा सकते हैं, इवन पोस्ट इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं। पोस्ट इंस्पेक्शन मतलब सर्वे बीत गया उसके बाद भी जा सकते हैं। इसके बाद मंडल स्तर पर आपके ड्यूटी डायरेक्टर रहते हैं, वो भी जा सकते हैं किसी भी टाइम। इसके बाद इवन हेडक्वार्टर लेवल से भी मॉनिटरिंग का व्यवस्था रहता है। क्यों, कैसे आप उनको पता चल जाएगा भाई आपका कहाँ गए हो, क्योंकि आप जो प्रोग्राम भेजते हैं जिले से डिवीजन, डिवीजन से हेडक्वार्टर, ये एडवांस में आ जाता है। अकॉर्डिंगली वन कैन प्लान फ्रॉम एनी प्लेस। तो ये कंट्रोल मॉनिटरिंग की व्यवस्था होती है। और इसके बाद स्क्रूटनी ऑफ फील्ड डेटा की बात आती है। जब डेटा कलेक्ट हो जाता है, अपर सांख्यिकी अधिकारी राप्रशासक का दायित्व होता है कि वो उसका स्क्रूटनी करने शेड्यूल में कि कहीं प्रॉपर भरा है, कहीं सब टोटल वगैरह में प्रॉब्लम नहीं है, कहीं
इनकंसिस्टेंट डेटा तो नहीं है। इसके बाद स्क्रूटनी हो जाता है डेटा का। आफ्टर दैट डेटा एंट्री आपके सहायक सांख्यिकी अधिकारी वगैरह करते हैं। वैलिडेशन और टेबुलेशन की बात आती है। वैलिडेशन भी फील्ड लेवल पर होता है। आफ्टर दैट हेडक्वार्टर लेवल पर भी वैलिडेशन का प्रोविजन होता है। एंड टेबुलेशन भी हेडक्वार्टर लेवल पर ही होता है और उसी के आधार पर फाइनल रिजल्ट रिपोर्ट लिखी जाती है। प्रिसिजन कंसिडरेशन भी, रैंडम सैम्पलिंग एरर, चांस फ्लक्चुएशन, नॉन सैम्पलिंग एरर, ये सब चीज़ें देखना, विचार करना सर्वे में सबसे बड़ा बात होता है। डेटा रिक्वायरमेंट के विषय में क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूट ऑफ डिजायर्ड इंफॉर्मेशन इन स्टैटिस्टिकल टर्म, क्या इंफॉर्मेशन हमको चाहिए ये हमको बनाना पड़ता है स्टेटमेंट, ये हमको डेटा चाहिए क्लियरली। स्पेसिफिक ऑफ डोमेन ऑफ स्टडी, किस एरिया में क्या हम स्टडी करने वाले हैं। मान लीजिए बुड्ढों पर सर्वे करने वाले वो डोमेन कहलाएगा। किसी पार्टिकुलर जियोग्राफी, मान लीजिए एज चिल्ड्रन पर करने वाले हैं वो हो सकता है। इसी तरीके डोमेन डिफाइंड हो जाता है। द फॉर्म इन विच द डेटा शुड बी टेबुलेटेड, किस तरीके से डेटा को टेबुलेट किया जाएगा, क्या उससे निकलेगा, जो टेबल का फॉर्मेट किस तरीके से निकले, क्या हमको निकालना है, ये भी डिसाइड करना होता है। द एक्यूरेसी एम्ड एट द फाइनल रिजल्ट्स एंड कॉस्ट ऑफ द सर्वे। एक्यूरेसी, क्या एक्यूरेसी हम चाहते हैं। फाइनेंशियल टाइप का अगर कोई वो है, बहुत सेंसिटिव है, तो वहाँ पर एक्यूरेसी बहुत ही मायने रखती है। और नहीं तो उस तरीके से थोड़ा सा लीनियंट भी हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंगली एक्यूरेसी क्या चाहिए, मार्जिन ऑफ एरर क्या हम एक्सेप्ट करेंगे अपने सर्वे रिजल्ट में। कास्ट ऑफ द सर्वे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग सर्वे। सर्वे में कितना कास्ट इन्वॉल्व होगा, ये भी बड़ा भारी इशू होता है। कोई भी आप आइडियल सर्वे बना लीजिए, लेकिन डेटा कलेक्शन के लिए जो पैसा चाहिए वो मिलने वाला नहीं है या वो उसकी कमी है, तो कैसे आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। वो भी इशू की बात ध्यान में रखना होता है ऑलवेज। तो टारगेट पॉपुलेशन मतलब कि हु हैज द इंफॉर्मेशन यू नीड, हाउ डू यू डिफाइन दैट टारगेट पॉपुलेशन। जियोग्राफी, जैसा अभी आप लोग बोल रहे थे, जियोग्राफी के हिसाब से। डेमोग्राफिक मतलब एज, पार्टिकुलर एज ग्रुप का, पार्टिकुलर सेक्स का, मैरिड, अनमैरिड, मतलब व्हाट एवर यू डिसाइड। यूज के हिसाब से, अवेयरनेस के हिसाब से, और मे बी यूजफुल इन डिफाइनिंग टारगेट पॉपुलेशन एज पर रिक्वायरमेंट। इसके बाद हमने एक बात किया सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम, लिस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स पीपल दैट कुड बी इंक्लूडेड इन सैंपल। Sample is only as good as the sampling frame. Eligible units people not on frame cannot be selected. List coverage error, मतलब कि है एलिजिबल जो फ्रेम में आना चाहिए वो उसमें फ्रेम में है ही नहीं। लिस्ट आपकी इनकम्प्लीट टाइप का है, तो वो चीज़ कवरेज एरर टाइप का होता है। तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो भी पूरा बराबर नहीं रहेगा, तो कवरेज की प्रॉब्लम करता है। यूनिट पीपल ऑन फ्रेम मोर देन वंस, चांसेस प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। डुप्लीकेट रिकॉर्ड हो जाए, एक लिस्ट या एक गांव 2 बार आ जाए तो डुप्लीकेसी हो जाएगी है। क्योंकि मान लीजिए आप प्रोपोर्शनेट आप सैंपल ड्रा करने वाले हैं, तो उसका तो ओवरऑल में ऐसे काफ़ी डुप्लीकेट हो गए तो प्रोपोर्शन गड़बड़ कर देगा ना। हो सकता है 2 बार सिलेक्शन का उसी भी चांस आ जाए, 2 जगह है वही सेम गांव है, थोड़ा मिस स्पेल है आ गया, वो भी दिक्कत कर देता है। तो इससे दिक्कत होती है। इनएलिजिबल यूनिट्स पीपल ऑन फ्रेम कैन लीड टू फाइनल सैंपल बीइंग स्मॉलर देन इंटेंडेड। जिसके लिए हम सैंपलिंग करने वाले हैं, जो अपना ऑब्जेक्टिव है, उसके पॉपुलेशन को वो क्वालिफाई नहीं करता है। मान लीजिए हम एजेड के लिए बना रहे हैं फ्रेम, एजेड पीपल के लिए, तो पता चला उसमें हम
गलती से जिनकी 40-42 साल है एज, उनको भी एजेड की लिस्ट में डाल दिया, जबकि 60 या 60 प्लस को एजेड माना जाता है। इसी तरीके का और भी सिचुएशन में बातें हो सकती हैं। तो ये एक्चुअली जब सैंपल ड्रा करेंगे जो आएगा वो जो डुप्लीकेशन टाइप का रहेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उससे सैंपल जितना आपने ड्रा किया है एक्चुअल में साइज और कम हो जाएगी। सैम्पलिंग फ्रेम एरर दैट occurs when certain sample elements are not listed, are available and are not represented in the sampling frame। ये सैम्पलिंग फ्रेम एरर कहलाती है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा इकोनॉमिक सेंसस में आप सभी लोग इन्वॉल्व थे हैं सुपरवाइजरी में? अच्छा, तो उसकी मॉनिटरिंग में आप लोग लगा था ना, आप इंस्पेक्शन करने गई थी। आपका कमेंट बताओ श्रुति, कोई है? कुछ नहीं, तो कुछ कमेंट बताओ। मान लीजिए इकोनॉमिक सेंसस मतलब क्यों प्रदीप बहुत मुस्कुरा रहे, उधर करके इधर मुखातिब हो यार। नहीं सर, आपकी तरफ मुखातिब हैं? हाँ, इधर उधर नहीं। आपके साथ ही आपके मुखातिब में रूबरू हो रहे हैं बस आप। चलिए ठीक है। तो कभी कभी ये होता है कि जो सही तरीके से उस गणना नहीं की। इकोनॉमिक सेंसस मतलब क्या है? ये एक तरीके की हमारा इंटरप्राइज सर्वे जो भी होता है उसके लिए फ्रेम का काम करता है। अब लास्ट इकोनॉमिक सेंसस जो अभी हुई थी, अब वो बंडल हो गया, समझ लीजिए। बहुत सारे क्षेत्र छोड़ दिए गए उसमें, हैं? क्षेत्र छोड़ गए बहुत सारे। हाँ, बहुत सारे क्षेत्र गाँव छूट गए। मतलब कि इतनी क्वालिटी उसकी वर्स्ट थी दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल। ऑल इंडिया लेवल पर वो रिजेक्ट हो गया पूरा का पूरा। कितने अरबों कितने पैसे लग गए। गैर जिम्मेदार लोगों से काम कराया गया सर। हाँ, अब स्टेटमेंट है ना, इसी तरीके की चीजें आ जाती हैं। गैर जिम्मेदार गैर इसी तरीके जब आप लोगों के साथ में कराया गया तो उसमें भी दिक्कतें आ रही थी। क्या हुआ था दिक्कत? लास्ट इसके पहले वाली इकोनॉमिक सेंसस का मेरे को याद है, AHL दे दिया गया। कुछ लोगों ने वो तो सुविधा के लिए दे दिया गया, उसी को कॉपी करके कुछ लोगों ने घर रख दिया बस। तो सर्वे करने के लिए दिया कि भाई आपको हेल्प के लिए भाई गांव के कौन कौन से हाउस है उसकी लिस्ट एक मोटा मिल जाए और वहां पर जो सुविधा हो जाए। उस सुविधा को अपना हथियार पूरा बना लिया और उसी को कॉपी करके दे दिया। यहाँ वोटर लिस्ट कर दिए। हाँ, या वोटर लिस्ट जो भी देखा, वोटर लिस्ट से तो नहीं होगा। क्योंकि इंटरप्राइज का भी कुछ था हिसाब, तो केवल पॉपुलेशन का हिसाब नहीं। CSC वाले लोकेशन था, उस एरिया का CSC वाले ने लोकेशन ट्रेस करके भेज दिया। किसी आईडी किसी के नाम पर कोई नोटिंग कर रहा है। तो इस हिसाब से थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। इसी में इकोनॉमिक सेंसस में भी प्रॉब्लम रहती है। तो इस तरीके का जो सभी का लिस्ट नहीं हो पाता, सभी कोई इंटरप्राइज छूट जाती है तो वो दिक्कत करता वो, क्योंकि फ्रेम बनाता। अगर वो फ्रेम में नहीं है, अभी हम इकोनॉमिक सेंसस के डेटा एनालाइज कर रहे थे फॉर आवर प्रोजेक्ट वर्क, हैंडीक्राफ्ट वर्क। कुछ कोड ऐसे NIC आ रही थी, मीट प्रोसेसिंग हैंडीक्राफ्ट तो है नहीं कोई चीज जो है। इस तरीके की चीजें बहुत सारे NIC आ रही थी जो कि ये कवरेज के बाहर है इसके, है, लेकिन वो लिख दिया गया है। तो वो अगर हम सेलेक्ट करेंगे, वहां पर जाएंगे, वो चीज नहीं मिलेगा ना जिसका हम आना चाहिए, जिसका हम सर्वे करने वाले हैं। तो इसी टाइप की जो एरर होती है दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग फ्रेम एरर। फ्रेम जितने एक्यूरेट रहेगा उतने अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। फ्रेम अगर प्रॉब्लम रहेगी। और एक चीज और फ्रेम हम लोग बनाते हैं, आप लोग अभी हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। जब NSS में आप लोग जाते हो गांव के लेवल पर या अर्बन ब्लॉक के लेवल पर जाते हो, वहाँ भी फ्रेम बनाते हो। अभी आगे हम चर्चा करेंगे। उसमें भी सर्वे के टाइम जब भी मैं गया हूँ फील्ड में, हमेशा उस फ्रेम को अच्छी तरीके से बनाने की एडवोकेसी किया। भाई आप लोग उसमें कोई मकान न छोड़ो, एक कोई हाउस होल्ड या एंटरप्राइज कुछ नहीं छूटना चाहिए। मतलब इवन जो लॉक्ड हाउस हैं उसको भी लिस्ट करो। तो वो फ्रेम, वहां पर फ्रेम, एडवोकेट फ्रेम बनाने के लिए उसकी बात मैं बाद में करूंगा। तो फ्रेम वहां भी बनता है।
लेकिन ये बेसिक जहाँ से मेजर फर्स्ट स्टेज यूनिट ड्रा होता है, मतलब विलेजेस या इन्यूमरेशन ब्लॉक्स या यूफर्स ब्लॉक्स जो सेलेक्ट होते हैं, उसके लिए बहुत मसला वो कर देता है गड़बड़। सैम्पलिंग यूनिट, elementary units are group of such units which besides being clearly defined, identifiable and observable, convenient for the purpose of sampling are called sampling units। जिस पर्पज से आप ले रहे हैं, सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं, उसके हिसाब से पर्पज फुलफिल कर होता है, वो चीज़ है। फॉर इंस्टेंस इन फैमिली बजट इंक्वायरी यूजुअली है फैमिली इज कंसिडर्ड एज सैम्पलिंग यूनिट since it is found to be convenient for sampling and for ascertaining the required information। जैसे आप हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर के लिए क्या होता है, सैम्पलिंग यूनिट हाउस होल्ड होता है, हाउस होल्ड हम लोग सेलेक्ट करते हैं। इंटरप्राइज के लिए इंटरप्राइज सेलेक्ट करते हैं, दैट इज इंटरप्राइज आर हाउस होल्ड आर सैम्पलिंग यूनिट एट विद इन विलेज लेवल। और इसके बाद आता है चॉइस ऑफ सुटेबल डिजाइन, सैम्पलिंग डिजाइन एंड सैम्पलिंग स्ट्रेटजी पर चर्चा हम लोग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात रहता है। चॉइस ऑफ सुटेबल सैम्पलिंग डिजाइन फॉर गिवन सर्वे सिचुएशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर प्रोसेस ऑफ प्लानिंग सैंपल सर्वे। जनरली इट इज एडॉप्टेड इन द चॉइस ऑफ डिजाइन इज आइदर रिडक्शन ऑफ ओवरऑल कॉस्ट फॉर प्री स्पेसिफाइड परमिसिबल एरर और रिडक्शन ऑफ मार्जिन ऑफ एरर ऑफ एस्टिमेट गिवन फिक्स्ड कॉस्ट। ये देखिए ओवरऑल सैम्पलिंग डिज़ाइन का बहुत महत्व होता है। इसमें सैम्पलिंग उस तरीके से डिज़ाइन करना पड़ता है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर जिसके लिए आप डेटा आप कलेक्ट करने वाले हैं, उसके लिए आप कास्ट, वो जो मार्जिन ऑफ एरर, एक आप बार बार मार्जिन ऑफ एरर की बात हम कर रहे हैं, पिछले क्लास में भी कुछ हो सकता है इस तरह की कुछ बताई गई हो। तो मार्जिन ऑफ एरर्स प्रोबेबिलिटी सैंपल में आप यू कैन फिक्स या पहले से प्रेडिक्ट कर सकते, इतना हो सकता है, इस तरीके का आ सकता है, वो चीज़ होता है। इवन कुछ लोग कहते हैं सैंपल के बारे में, अरे तो पूरा लिस्टिंग तो है नहीं भाई, ये तो ऐसे ही है, पूरी गणना तो हुई नहीं है, इससे क्या निकलेगा जो है। इस तरीके से गांव देहात या कहीं भी जो इसके स्टैटिस्टिकल थ्योरी या सैम्पलिंग डिज़ाइन के विषय सैम्पलिंग विषय नहीं पता है, वो स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन इस स्टेटमेंट के मैं अगेंस्ट हूँ एज स्टैटिस्टिशियन, सर्वे स्टैटिस्टिशियन। अगर प्रॉपर स्टैटिस्टिकल थियरी जो सैम्पलिंग की है उसको फॉलो करते हुए डिज़ाइन किया गया, सर्वे प्लान किया गया है, तो उसके रिजल्ट पर आप पहले से ही बता देंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको बता देंगे भाई ±5% एरर के साथ में है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब कि 95% केसेस में यही रिजल्ट आएगा, 5% में इधर उधर हो सकता है भाई, है। इस तरीके से गारंटी अगर प्रॉपरली किया गया है, ये भी इसमें प्रोविजन है कि इधर उधर की बात नहीं, आप प्रिसाइजली यू कैन टेल पीपल। और जो स्टैंडर्ड सर्वेज है वहाँ पर ये देने की बात होती है, वही नहीं क्या नाम है कि मार्जिन ऑफ एरर कितना रहा है इस एस्टिमेट का, हमारे ये भी दे, जितने मार्जिन ऑफ एरर ये किससे निकलता है। अभी पिछले क्लास में आप लोग कुछ देखे होंगे, ये जो था स्टैटिस्टिक्स का था, किसका था जो है ये, इसके मतलब आप लोग समझे कि नहीं समझे आप लोग जी? क्या मतलब है ये ग्राफ का? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि वो इंटरप्रेट करने के लिए, क्योंकि जो भी सर्वे प्लान होते हैं स्टैटिस्टिक्स में, जिसको हम अल्फाबेट ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, मीन मीडियन मोड और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्सन, बेसिक है, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रांग है, इसी पर पूरा दारोमदार है, इसी को पूरी तरीके से हम लोग मैनेज करने की कोशिश करते हैं जब कोई सर्वे प्लान होता है। यही मार्जिन ऑफ एरर को बताने के लिए इसी का किसी न किसी फॉर्म में यूज होता है। मतलब कि डेटा कितना अच्छा है, कौन है भाई डिस्टर्ब कर रहा है, डेटा कितना अच्छा है कितना बुरा है, केवल और केवल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन,
जो हैं इसी पर डिसाइड अमूमन होता है। एक डेटा सेट है तो एक डेटा सेट है 5, 10, 15, व्हाट इज एवरेज? हैं? 10? You are confident? हाँ। हाँ? और 9, 10, 11? इतना देर तक सोचते हैं लोग। ये भी 10 हुआ, वो भी 10 हुआ। Which one is better? हैं? ये ज्यादा बेटर हो जो ज्यादा सेंटर जिसमें ज्यादा अंतर कम है, जो सेंटर टेंडेंसी के नजदीक डेटा है हाँ, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग अच्छी है भाई। तो जो डिस्पर्सन है, डिस्पर्सन स्कैटर्डनेस जो मेजर करता है डेटा का, और एवरेज के स्कैटर्डनेस को, रेशियो के स्कैटर्डनेस को, ये सब कुछ मेजर करता है। दैट इज मेजर ऑफ डिस्पर्सन। डिफरेंट टाइप के जो डिस्पर्सन होते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन डिविएशन, क्वार्टाइल डिविएशन, रेंज टाइप के, ये सब उसी का मेजर है। अब पूरी गणित ये रहती है कि भाई हम जो भी एवरेज या रेशियो रेट्स वगैरह निकले, उसका जो है स्टैंडर्ड डिविएशन या मेजर्स ऑफ क्या कहते हैं, डिस्पर्सन, मिनिमम से मिनिमम निकले, बस मोटी मोटा यही रहता है। अगर वो है कम है तो जैसे कहते हैं ये डेटा यहाँ पर है, लो वाला ठीक, अब देखिए ये पीक, दैट इज ये पीक टाइप लो वेरिएबिलिटी वाला डेटा ये है। ये बढ़िया डेटा ये मीडियम का है, ये हाई वेरिएबिलिटी मतलब फ्लैटनेस जिसमें ज्यादा होगा वो खराब डेटा माना जाता है। तो उसी के आधार पर हम गारंटी कर सकते हैं, वारंटी दे सकते हैं, गारंटी भाई ये हमारा डेटा जो हमने रिजल्ट निकाले हैं ±5%, 1% यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं निकलेगा है। तो स्टैटिस्टिकल थियरी में ये भी पॉसिबल है। और बहुत सारे टेस्ट जो चाहे मेडिकल साइंस में या किसी भी क्वालिटी कंट्रोल में, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्री में चल रहे हैं, बेसिकली दैट ऑल आर बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स, नॉट एल्स। यही एक टूल्स है जिसके सहारे पर, मतलब ये कुछ नहीं है अपने में, ये हर प्रकार का साइंटिफिक स्टडी करने का टूल है। स्टैटिस्टिक्स हर विषय में यूज होता है, चाहे कॉमर्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे मैथमेटिकल साइंसेज हो, चाहे और बायो साइंसेज हो, हर जगह यूज हो रहा है, बहुत ज़्यादा। इंजीनियरिंग साइंसेज में भी यूज हो रहा है, हर जगह। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसी को मैनेज करने के लिए हर आदमी, जो भी सैम्पलिंग करने वाले लोग हैं, इसी में मेहनत करते रहते हैं, कौन सा बेटर है, कौन सा नहीं है। हम लोग कहाँ पर थे, मतलब ये चीज डिफाइन, मार्जिन ऑफ एरर की बात हम लोग कर रहे थे। तो वो सैम्पलिंग डिजाइन हमारी अगर प्रॉपर रहेगी, यू कैन गारंटी अबाउट दैट कि भाई हमारा इतना ही रहेगा। Choice of suitable sample design for given service is usually one of the most important steps in process planning sample service. Generally, it adopted in choice of design या reduction of overall cost. डिजाइन को इस तरीके से अडॉप्ट करने से प्रॉपर डिजाइन का ओवरऑल कास्ट कम हो सकता है और प्री स्पेसिफाइड परमिसिबल एरर बताया जा सकता है, कुछ हो सकता है। रिडक्शन ऑफ मार्जिन एरर ऑफ एस्टिमेट फॉर गिवन फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब एक जो हमारे पास बजट है, फिक्स्ड कॉस्ट है, उसके कनेक्शन में हम अपना मार्जिन ऑफ एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। जनरली स्ट्रेटिफाइड यूनिट स्टेज और मल्टी स्टेज डिजाइन अडॉप्टेड फॉर लार्ज सर्विस में के मामले में स्ट्रेटिफाइड या यूनि स्टेज और मल्टी स्टेज डिजाइन इज अडॉप्टेड फॉर लार्ज स्केल सैंपल सर्विस। लार्ज स्केल सैंपल सर्विस, यू नो, वन इज which is popular in our DS, that is what? National Sample Survey, का socio-economic survey जो है, that is large scale sample survey,
that adopt multi-stage stratified random sampling type, multi-stage stratification, multi-stage मतलब एक स्टेज है, मल्टी-स्टेज तो मतलब कि डिफरेंट लेवल पर स्ट्रेटिफिकेशन किया जाता है। जो कंट्री लेवल पर एनएसएस में फर्स्ट स्टेज यूनिट्स, जहाँ रूरल के मामले में गांव, अर्बन के मामले में यूफर्स्ट ब्लॉक जो डिसाइड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेटिफिकेशन एक तरीके से कह सकते हैं हर एक जो हमारे स्टेट हैं दैट आर स्ट्रेटम है, बिकॉज हर एक के लिए हमको एस्टिमेट करना है प्रॉपर तरीके से, वो स्ट्रेटम टाइप का हो गया। मतलब कि अब जब वहाँ सिलेक्शन की बात आएगी फर्स्ट यूनिट में कितना सेलेक्ट किया जाए, मान लीजिए हमको एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करना है, तो वैसे सिचुएशन में क्या करेंगे कि जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी वहाँ के लिए गांव या यूफर्स्ट ब्लॉक ज़्यादा सेलेक्ट होकर आएंगे। जिस स्टेट के लिए कम रहेगा वहाँ के लिए कम आएगा। इसमें एक कंडीशन भी रहती है फर्दर, अगर मान लीजिए ये तो सिंपल प्रोपोर्शन टाइप का हो गया, इसमें एक कंडीशन रहती है कि मिनिमम कितना सैंपल रहने पर हमारा डेटा सही आएगा, मतलब कि एस्टिमेट निकल पाएगा। जैसे कुछ मामले में होता है कि वैसे कुछ इकोनॉमिक कुछ एरिया है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है, हिली एरिया हुआ या उधर जो नॉर्थ ईस्ट वाले में हुआ तो कम रहता है पॉपुलेशन, तो उस हिसाब से नहीं, वहाँ पर थोड़ा सा उससे डाइवर्ट होते हैं पॉपुलेशन के साथ साथ मिनिमम हमको ये फिक्स कर देते भाई जितने हमारा रिजल्ट निकल पाएगा, मतलब कि 4, 6, 10, 15, 20, 50 इस तरीके से कुछ जो है प्री डिसाइडेड रहता है, तो वो एडजस्टमेंट टाइप का करना पड़ता है जहाँ पर। अदरवाइज अदर स्टेट के मामले में नॉर्मली प्रोपोर्शनेट डिवाइड कर देते हैं और अपना रिसोर्सेज को देख के फिर स्टेट का वो डिसाइड कर दिया इतना इतना होगा हमारे पास, इतने भाई इन्वेस्टिगेटर है, इतने सुपरवाइजरी है, ये सब है, इसके हिसाब से हो गया, डिसाइड कर दिया। आफ्टर दैट विद इन स्टेट दो तरीका अपनाते हैं। किसी किसी सर्वे में ये लोग अपने एनएसएस रीजन जो बनाया है वो उसको कंसिडर करते हैं, उनको उस सिचुएशन में अपना स्टेट वाइज ही, क्योंकि उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं स्टेट वाइज रिजल्ट दे दूँ। क्योंकि कंट्री हेडक्वार्टर पर बैठने वाला आदमी स्टेट वाइज मॉनिटरिंग ज़्यादा करता है, तो स्टेट वाइज रिजल्ट की बात करता है, तो वो स्टेट का रिजल्ट देने लायक सैम्पल डिजाइन बनाते हैं, इकोनॉमिक रीजन वाइज कुछ एलोकेशन बनाते हैं, जिससे कभी कभी ये होता है कि कुछ आपके जिले का, कुछ जिलों का रिप्रेजेंटेशन ही शो नहीं हो जाता है। जैसे अभी आसू सर्वे वगैरह में देखे होंगे आप लोग, जिनके पास उनके वो होंगे, वो डिज़ाइन जो है इकोनॉमिक रीजन वार सैंपल ड्रा किया उन्होंने, जो बुंदेलखंड वगैरह के कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर ये कोई यूनिट नहीं आए, वहाँ के लिए कोई गांव सेलेक्ट नहीं हुआ है अर्बन बट, क्योंकि वहाँ पर इंटरप्राइज का ज़्यादा मिला नहीं और उसके प्रपोर्शन में रेशियो में जो आया वो बहुत नेग्लिजिबल था, इसलिए कोई नहीं हुआ। तो ऐसी सिचुएशन होती है। अगर वहीं हमको इकोनॉमिक रीजन या डिस्ट्रिक्ट वार करना पड़ता तो वहाँ सैंपल कुछ न कुछ देना पड़ता, उसके लिए डिज़ाइन अलग तरीके से करना पड़ता है। फिर उसको डिस्ट्रिक्ट के स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट वाइज करने की जरूरत पड़ती है। डिस्ट्रिक्ट वाइज बहुत सारे 60 राउंड ऑनवर्ड अमूमन जो है एनएसएस का जो सर्वे होता रहा है, डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक सैंपल डिजाइन रहे, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज एस्टिमेट देने के लिए दैट वाज एबल, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज एस्टिमेट देने के लिए सैंपल को रूरल एरिया का मान लीजिए स्टेट एज होल, रूरल में नॉट, डिस्ट्रिक्ट की जो बेसिक स्टेटम के भीतर, डिस्ट्रिक्ट के भीतर फिर रूरल और अर्बन दो पार्ट बनाया, रूरल और अर्बन। रूरल के पार्ट
जहाँ पर ज़्यादा वहाँ पर ज़्यादा यूनिट, जहाँ कम वहाँ कम यूनिट, इस तरीके से अलॉटमेंट का प्रोसीजर बनाया। तो डिस्ट्रिक्ट का हर एक डिस्ट्रिक्ट का रिप्रेजेंटेशन इतना कर देते हैं जिससे कि कम से कम एक हमारा कुछ एस्टिमेट तैयार हो सके। कुछ एस्टिमेट मतलब कि कुछ एस्टिमेट, जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे 3 नंबर का एवरेज ले रहे थे, ठीक है। अभी 3 नंबर का एवरेज 3 गांव के आधार पर किसी जिले के विषय में निष्कर्ष निकालना। मान लीजिए किसी जिले में मतलब कि 1000 से कम गांव होते नहीं, 3 या 4 गांव से कुछ रीजन निकालना, वो हर चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। तो लेकिन कुछ व्यवस्था बना देते, थोड़ा मतलब कि बहुत अच्छा नहीं, लेकिन क्योंकि रिसोर्स का प्रॉब्लम रहता है तो इस तरीके से अपना कर देते हैं। लेकिन डिज़ाइन फॉर्मेट करते यू कैन गिव सम एस्टिमेट, क्योंकि उसका रिप्रेजेंटेशन जिले का है। अब पहले वाले जो बात हम कर रहे हैं कुछ जिले का उसमें नहीं आ सकता। जैसे होता है कि मान लीजिए आप ये D1, D2, D3 इस तरीके से है। तो सबसे पहले जिले की बात करते हैं। मान लीजिए जिले के लिए हमने स्टेट लेवल पर डिसाइड कर दिया, हमको मेरी कैपेसिटी इतनी है कि मैं इतना सर्वे कर पाऊंगा भाई। फिर रूरल और अर्बन में कितना जाएगा, जिले का जितने, अगर जिले का मान लीजिए पॉपुलेशन बेस हमारा काम हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट या हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर का, मतलब पॉपुलेशन से रिलेटेड इस मतलब जिस जिले की रूरल की अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो रूरल यहाँ पर ज़्यादा यूनिट आएंगे, अर्बन की कम होगी तो कम आएंगे। जैसे अभी आप देखो नेचुरली कानपुर का जब सर्वे होता है, कानपुर नगर का जब इंटरप्राइज का सर्वे होता है, इंटरप्राइज वाला सर्वे, तो कानपुर हो गया, मेरठ हो गया, गाजियाबाद हो गया, ये सब जगह पर बहुत ज़्यादा यूनिट आता है। और वहीं पर बुंदेलखंड में जाओगे, महोबा का 0 निकल आएगा, कुछ नहीं 2-4 निकल आता है। तो वो चीज़ें रहती है, मतलब जो जहाँ पर जितना रहेगा उसी हिसाब से बढ़ता है। तो रूरल अर्बन डिसाइड कर देंगे, फिर रूरल अर्बन में अपना एक इतने यूनिट ड्रा करेंगे, मतलब इतना सैंपल डिसाइड करेंगे जिससे हमारा एस्टिमेट तैयार हो जाए। एस्टिमेट कोई तैयार करने के लिए कम से कम 4 फिगर मांगते हैं, 4 फिगर कम से कम रहना चाहिए भाई। 2 नंबर का एवरेज करोगे क्या निकलेगा, है मतलब कि 2-4 फिगर, या बहुत अच्छा करते हैं, अच्छा और बेटर करते हैं 15-16 का करते हैं, क्योंकि बाइफरकेट भी करते हैं ना आप लोग, कोई और कैटेगरी जैसे क्लासिफिकेशन दुनिया भर करते हैं, तो वो करते हैं तो फिर और भी कम हो जाएगा। मतलब मान लीजिए हमारे पास 20 डाटा है, यही आप ही लोगों का कितना है, 40 लोग हैं, 40 लोग हैं। और मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं? 4 फीमेल है, 36 मेल है। अच्छा, अब जब मेल फीमेल का उस तरीके से हम करना शुरू करेंगे तो ये 4 ही आ रहा है। अब जब सैंपल इसमें ड्रा करेंगे तो ये प्रोपोर्शन इसी के हिसाब से जो है रेशियो उसी हिसाब से करेंगे। लेकिन अब देखेंगे 4 में से 1 करेंगे प्रोपोर्शन, कितना परसेंटेज आएगा इसका? 40 में से 4 है तो क्या परसेंट हुआ? 10% हुआ। तो 10% हुआ, मतलब पूरा ये पॉपुलेशन 4 की, मतलब 4 को सेलेक्ट करना पड़ेगा अगर हमको 4 का केवल सैंपल लेना है, ठीक है। और यहाँ पर 36 है मेजर है, इसमें से अगर हम कुछ कम ले लेते हैं, जैसे वाले 10% 20% इसका 20% ले लेते हैं, तब पर भी हमारा काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मिनिमम हमको कुछ लेना पड़ेगा तभी जाकर वो हो पाएगा। अदरवाइज मतलब एक नंबर है, 2 नंबर है, इसका एवरेज निकालेंगे जैसे, तो क्या निकलेगा? अगर यहीं पर
मतलब इतने सारे नंबर है, इनका एवरेज जब निकालेंगे कुछ क्या दूसरा निकलेगा, मतलब दैट विल गेट बेटर पिक्चर। और एक नंबर का फिगर निकालेंगे तो दूसरा निकलेगा। और इसमें भी अगर आप क्लासीफाई करना शुरू करें, भाई इकोनॉमिक्स पढ़ने वाला कौन है, कैटेगरी बातें तो इकोनॉमिक्स वाले करेंगे वो आ जाए, कॉमर्स वाला है अलग है, स्टैट वाला अलग है, तो दुनिया भर का वो करें क्लासिफिकेशन करेंगे तो वो एकदम से कुछ में कुछ सेल में कुछ आएगा नहीं करे, कुछ आएगा नहीं तो क्या एस्टिमेट करेंगे, जहाँ कुछ वैल्यू नहीं रहेगी, कुछ नहीं निकलेगी। इसलिए कहा जाता है मिनिमम इतने तो रखना चाहे आप। उसके मामले में ये होगा कि पूरी पॉपुलेशन में हो सकता है फीमेल का इनका पूरा का पूरा हमको ले लेना पड़ेगा, है वहाँ सैम्पलिंग करने की जरूरत नहीं, पूरा का पूरा ले लेना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा कुछ निकल पाएगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। और जो डिस्ट्रिक्ट वाइज सैम्पलिंग बता रहे थे हम कि ये हर एक जिले में रूरल एक स्टेटम बनाते थे, अर्बन बनाते। रूरल के भीतर जितना हमको चाहिए एस्टिमेट करने के लिए एज पर प्रोपोर्शन हम रूरल का निकाल लेते हैं, उसी हिसाब से अर्बन का जितना हमारे पास हो, तो हर जिले का में रिप्रेजेंटेशन हम रूरल अर्बन वाइज कर लेंगे, तभी जा करके सैंपल ड्रा करते वक्त तभी जाकर एस्टिमेट निकल पाएगा, कुछ अदरवाइज नहीं निकलेगा। अब जो पहले बता रहे थे वो एनएसएस रीजन में, एनएसएस रीजन वार विलेजेस को हम किसी मान लीजिए नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ पॉपुलेशन हिसाब से अरेंज की प्रपोर्शन लाना शुरू के, हो सकता है किसी महोबा का परसेंटेज इतना कम आवे कि उसका कुछ नंबर ही न निकले, 0.001 गांव आ रहा है तो क्या निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, तो वो चीज़ नहीं हो पाती। इसलिए थोड़ा सा डिजाइन जैसी रहती है, डिजाइन पर बहुत ध्यान देना पड़ता है, तभी जा करके वो प्रॉपर। ये यहाँ से रेज करते हैं ना सर्कल से खराब हो गया बोलते खराब है। तो हमको जिस हिसाब का एस्टिमेट बनाना रहता है उसी हिसाब से डिजाइन और सैंपल का सिलेक्शन किया जाता है, जिससे कि उस एरिया को रिप्रेजेंट करे। तो डिजाइन बहुत मायने रखती है। जनरली स्ट्रेटिफाइड यूनि स्टेज और मल्टी स्टेज डिजाइन अडॉप्टेड फॉर लार्ज सर्विस। यूनि स्टेज मल्टी स्टेज बात हम लोग कर रहे थे, मतलब मल्टी स्टेज डिजाइन हो जाती है। डिस्ट्रिक्ट के का स्ट्रेटिफिकेशन स्टेट के भीतर हुआ, डिस्ट्रिक्ट के भीतर फिर रूरल और अर्बन स्ट्रेटिफिकेशन हुआ, रूरल की अलग यूनिट आती हैं, अर्बन की अलग आती हैं, आफ्टर दैट वो यूनिट आ गई। फिर हम जब गांव या अर्बन ब्लॉक में जाते हैं वहाँ क्या करते हैं, आनंद बताओ कुछ। जब गांव पहुँचते हैं क्या करते हो? फिर सही है कि नहीं बोला सही है कि नहीं? चारों कोना और कोई चीज बताओ। सबसे पहले तो सर गाँव का आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि वही गाँव है या कोई दूसरा है। वो कैसे करते हो आप? वो सर उसका नंबर होता है, लोकेशन को। उसके बाद उस गांव में जाएंगे, सचिव होगा या टीचर हो, किसी से मिलेंगे, उसका नक्शा तैयार है। जो नक्शा तैयार में रैंडमली उसके जो सैंपलिंग आएंगे उसके आधार पर फिर उसे पूरा चेक करेंगे। उसके बाद सर्वे शुरू करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट सर्पेंटाइन मंडल में करते हैं। देखिए जो आपने बताया कुछ उसी जैसा जो जाते हैं गांव में भी स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं। क्या स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं कि भाई जैसे हाउस गए हम, इंटरप्राइज का सर्वे अभी जो आप लोग मॉनिटर कर रहे हैं दुनिया भर का चीज़ है, उनका आसूस सर्वे हो रहा है। आसूस सर्वे में बहुत टाइप इंटरप्राइजेज का है, सेकेंड स्टेटमेंट वगैरह जो देखने को बने बहुत सारे बने, 30-32 या 15-16 टाइप बनाया है। मतलब 30 मतलब कि हर एक गांव में जाने के बाद अगर इस टाइप का इंटरप्राइज है, ट्रेडिंग का है तो वो भी आ जाए हमारे सैंपल में, मैन्युफैक्चरिंग का वो भी आ जाए। फिर इसके बाद आपका क्या नाम है कि सर्विस का है तो वो भी आ जाए, और विद इसमें भी डिफरेंट टाइप है वो भी आ जाए।
इस तरीके करने के लिए आप वहाँ पर जाकर फिर सेकंड स्टेज सर्टिफिकेशन करते हैं, मतलब कि डिफरेंट टाइप की चीज़ें जिससे हमारे सैंपल आ जाए, तभी जाकर मतलब उनका रिप्रेजेंटेशन हो जाए। वहाँ पर जाकर के हम लोग वो फ्रेम बनाते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और उसमें से जो अपना तरीका रहता है उसके हिसाब से सेलेक्ट करते हैं। सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 9, व्हाट मीन सेगमेंट 9 है? सेगमेंट 9 एक होता है अनंत, व्हाट मीन अनंत? अनंत, तो इसकी लिमिट एक स्टार्ट होती है ना सेगमेंट 9 का, वर्कर के बेसिस पर 10 और 20 वर्कर से ज़्यादा अगर किसी इंटरप्राइज में है तो वो मेक पार्ट एज सेगमेंट 9, पूरे गांव के लेवल पर, पूरे ब्लॉक के लेवल पर मतलब बनता है। अगर उससे ज़्यादा है उनके तो वो एक सेगमेंट 9 का पार्ट बनता है, अदरवाइज एक सेगमेंट 1 और 2 में आते हैं नॉर्मली। तो वंदना बताओ, हाँ सर, सही सर देख रही हो कि नहीं देख रही हो? हाँ सर, देख रही हो? आशीष वाला अभी यहाँ हुआ था, हैं? आशीष तो क्या? मैसेज तो आया नहीं, आशीष ही होना है, अभी ट्रेनिंग हुई थी। आशीष ट्रेनिंग हो गई? हाँ दी थी। चलो, तो वो विलेज के लेवल पर भी आप जाते हो, वहाँ पर फिर रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश करते हो, डिफरेंट सेक्टर का जो है डिफरेंट उनका प्रतिनिधित्व हो जाए। वहाँ भी सैम्पलिंग स्कीम जो थियरी है उसका कंप्लायंस करते हो। तो ये सब करना पड़ता है। जनरली स्ट्रेटिफाई यूनिस्टेज और मल्टी स्टेज डिजाइन इज अडॉप्टेड फॉर लार्ज स्केल सैंपल सर्वे। ये मल्टी स्टेज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग जो है NSS के मामले में यूज अपने यहाँ हो रही। फॉर एफिशिएंट प्लानिंग वेरियस ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन विच इज नॉर्मली अवेलेबल इट इज यूटिलाइज्ड एट वेरियस स्टेजेस। एफिशिएंट प्लानिंग ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन, अब देखिए ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन विच इज नॉर्मली अवेलेबल इज राइट, जो चीज अवेलेबल रहता है नॉर्मली डिफरेंट टाइप फ्रेम में अवेलेबल रहता है, सेंसस में अवेलेबल रहता है, या विलेज के भीतर जाते हैं वो चीज़ अवेलेबल रहता है, उसको यूज करते हैं। फर्स्टली जैसे विलेज लेवल का हमके सेंसस से है, इकोनॉमिक सेंसस अभी बहुत पुराना हो गया, बहुत ज़्यादा कुछ जगहों पर कंट्री में हुआ भी नहीं था पिछले इकोनॉमिक सेंसस जो है। तो दो टाइप, एक वर्कर का सेंसस में आता है और एक आता है वर्कर के विषय में आपके इकोनॉमिक सेंसस में। तो जहाँ जिस तरीके का रहता है, जो चीज़ अवेलेबल रहती है, मार्जिनल वर्कर, मेन वर्कर, जिस टाइप का हमारा डिज़ाइन करता है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो डेटा ऑक्सिलरी है, जिससे कि जैसे मतलब वर्कर मतलब कि नॉन एग्रीकल्चर इंटरप्राइज में जो वर्कर लगे, अगर हम हमें कुछ नॉलेज उसका हो जाए, इसका मतलब ये हुआ जिन उन गाँवों की लिस्ट मिल जाए जहाँ पर नॉन एग्रीकल्चर इंटरप्राइजेज हैं, ठीक है। तो वो वहाँ पर जाने पर हमको इंटरप्राइजेज मिलने की संभावना ज़्यादा रहेगी। जहाँ पर नहीं रहेगा, उसका कोई पता नहीं, ऐसे चले जाएं तो पता चला गांव में गए, आप पूरा लिस्ट करने 2 मिल रहा है, तो ओवरऑल जो हमको 15, 16 या 20, 21 जो सर्वे करना है वो मिलवे नहीं करेगा। इसलिए वो ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन उसको ले करके उसके हिसाब से सेलेक्ट करते हैं। लाइक हम लोग अभी ये प्रोजेक्ट में जिसमें काम देख रहे हैं हैंडीक्राफ्ट, ये बहुत स्पेशल टाइप का है। ये तो आप लोग जो इंटरप्राइज वाला है तो इसमें हर जगह इंटरप्राइजेज मिल जाएंगे हैंडीक्राफ्ट का, जैसे स्पेशल टाइप ऑफ थिंग ये उसी जगह पर मिलता है, हर जगह नहीं मिलता। कंट्री में जैसे 6th इकोनॉमिक सेंसस अबाउट 60 लाख इंटरप्राइजेज, 60 लाख, मोर देन 60 लाख इंटरप्राइजेज थी, नॉन एग्रीकल्चर इंटरप्राइजेज। उसमें से लगभग 3 लाख केवल हैंडीक्राफ्ट की दिखाई देती है, केवल 3 लाख। अब हम 60 लाख को पूरा फ्रेम अगर बना लेते हैं जिन गांव में नॉन हैंडीक्राफ्ट नहीं है उसको भी, तो पता चला उन गांव में जाएंगे, हो सकता है हमको मिले नहीं। तो हमको क्या करना पड़ा, पहले भाई नहीं, जिनके हैंडीक्राफ्ट इंटरप्राइजेज हैं उन्हीं को अलग से कर लें, जिससे कि हमारा जो हमको मिनिमम सैंपल चाहिए गांव के भीतर, भाई 15, 16 जो भी डिसाइड हम कर रहे हैं उतना जाए तो कुछ मिल जाए, चांसेस तो रहे, प्रोबेबिलिटी रहे, नहीं पता चले गए तो फिर वैसे
गए घूम के फिर चले आए तो कुछ क्या मिलेगा, कुछ डेटा बेसिकली हमको मिलेगा, नहीं तो क्या होगा। तो इस तरह की ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन प्लेज वाइटल रोल इन सैम्पलिंग, तो वो यूज होता है। उसी के अकॉर्डिंगली हम जो है मेन जो अल्टीमेट स्टेज यूनिट है वहाँ तक जाने की कोशिश करते हैं कि ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास सुटेबल अवेलेबल है तो वो बहुत काम करता है। Which is choice of sample unit, methods of selection, determining sample size are some of the important aspects in choice of proper sampling design. Sample unit क्या होगा, method of selecting sample ये क्या होगा, determinants of sample size, ये सब बहुत ही important points हैं जिनका sample design बनाते वक्त ध्यान रखना जरूरी होता है। गुड डिजाइन के मामले में सबसे पहले डिफाइन ऑब्जेक्टिव गुड डिजाइन क्रिएट करने के लिए द सर्वे हैव नो मीनिंग इफ द एम ऑफ एंड द रिजल्ट वेयर अनप्लान्ड बिफोर डिप्लॉइंग इट। बिना सोचे विचारे कुछ कार्रवाई शुरू कर दिया, कुछ क्वेश्चन बनाओ चल दिए, कुछ निकलेगा नहीं, अनावश्यक की खजियत ये होगी, कुछ निकलेगा नहीं। और बहुत सारे क्वेश्चन हमने रख दिया, नंबर ऑफ क्वेश्चन ये नहीं माने रखता है, क्वेश्चन उतने रखिए जितना जरूरी है, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से नीडेड है, अदरवाइज फालतू के क्वेश्चन नहीं रखने चाहिए। सिंपल लैंग्वेज क्वेश्चन जो भी रहे वो सिंपल लैंग्वेज में रहना चाहिए जो कि रिस्पोंडेंट के भी समझ में आओ और इन्वेस्टिगेटर, मतलब जैसे अब हमारे मामले में सहायक सांख्यिकी अधिकारी इन्वेस्टिगेटर तो समझ अंडरस्टैंड रहना चाहिए, अदरवाइज क्रिएटेड प्रॉब्लम। क्वेश्चन टाइप्स, बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट कैन गो इनटू सर्वे। इट इज एसेंशियल टू यूज द क्वेश्चन टाइप्स दैट ऑफर द मोस्ट वैल्यू टू द रिसर्च व्हाइल बीइंग द इजीएस्ट टू अंडरस्टैंड एंड आंसर टू द रिस्पोंडेंट। क्वेश्चन टाइप भी बहुत माने रखता किस तरीके का आप यूज करना चाहते हैं। यूजिंग क्लोज एंडेड क्वेश्चन लाइक नेट प्रोमोटर स्कोर क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हेल्प इंक्रीजिंग द सर्वे रिस्पॉन्स। अभी क्वेश्चनियर पर हम लोग आएंगे, लेकिन ये क्लोज एंडेड मतलब कि जिसमें एक आंसर निकल के आए, मतलब कि रिस्पोंडेंट पर आप न छोड़ दे कि वही बताए कुछ भी वो कर दी, उसको कोडिफाई करिए, सर्टेन कोड्स स्पेसिफाई करिए, ये इसमें से कौन प्रोबेबली आंसर हो सकता है। मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन रहना चाहिए जिससे कि कोई न कोई उसमें से जो उसके लिए लागू होता है उस पर वो आंसर दे। अगर दो लागू होता तो वो भी आप बता दें। कुछ चीजें होती हैं कंसिस्टेंट स्केल, आजकल बहुत सारा चल रहा, रेटिंग स्केल की बात होती। क्लोज एंडेड सर्वे क्वेश्चन यूज्ड टू रिप्रेजेंट रिस्पोंडेंट फीडबैक इन कंपैरेटिव फॉर स्पेसिफिक पार्टिकुलर फीचर्स प्रोडक्ट्स। आप देखते हैं रेटिंग आती है प्रोडक्ट का 1 to 5 स्केल, 5 स्टार, 1 स्टार, 3 स्टार, इस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं, उसका भी ध्यान रखने का बात रहता है। वन ऑफ द मोस्ट एस्टैब्लिश्ड क्वेश्चन टाइप for online and offline surveys where survey respondent are expected to rate and attribute or feature। मतलब कि ऑनलाइन सर्वे जो होते हैं रेटिंग करने के लिए बताओ भाई क्या कैसा हमारा परफॉर्मेंस रहा है। उसी तरीके से अगर हम इस तरीके का आप लोग करना चाहें, अभी ये है क्वेश्चन ऐसे, ये जैसे ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग का भी रेटिंग की जा सकती है, कितने किस तरीके का फीडबैक आपका है, क्या रेट करते हैं, ये चैप्टर ये चीज़ जो बताया जा रहा है ट्रेनिंग में वो कितना यूजफुल है, वेरी यूजफुल क्या व्हाट में भी, इस टाइप के आप बना समझ सकते हैं। इसी टाइप की चीज़ें होती है। कुछ सर्वे लॉजिक बहुत माने रखता है, बिना लॉजिक का कोई चीज नहीं। कोई परसेप्शन रहता, कोई चीज हाइपोथेसिस, मतलब मन में विचार होता रिसर्चर के भाई ये चीज है, ये चीज होना चाहिए, अच्छा है,
कहीं अदर इंफॉर्मेशन उसको मतलब कि मिला वही, हाँ जैसे कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है, अबाउट 3% 4% इस तरीके से। तो क्या मतलब हुआ, मतलब उसी हिसाब से आपको लॉजिक जो 3% या 4% इस तरीके से बात कर रहे हैं, उसी हिसाब से लॉजिक के हिसाब से एक 3, 4, 5 इस तरीके से समझ करके उसी हिसाब से जो सैंपल जब डिसाइड करेंगे, सैंपल साइज उसके लिए एस्टिमेट करने के लिए, क्योंकि ये 100 हाउस होल्ड 100 लोगों का इंटरव्यू करेंगे, 3% का आ रहा है, इसका मतलब कि आपको एक प्रॉपर तरीके से सर्वे करना है जिसमें कुछ रिजल्ट निकले, 1000 आंसर आए, तो इसका मतलब कितने लोग कंडक्ट करना पड़ेगा सर्वे, काफी लोग करना पड़ेगा ना। 100 पर 3 है तो 1000 पर कितना 30 हुआ है, और 10,000 पर 300 इस तरीके का जो अनएम्प्लॉयड है वो फाउंड करने के लिए कम से कम आपको 10,000 लोगों से कांटेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर वो 300 के नंबर आएंगे जिसको उनके एज, एजुकेशन, सेक्स या अदर कैटेगरी से जो भी आप सोशल ग्रुप या जो भी कैटेगरी आप है उसके क्रॉस टेबलेट करके कुछ उसके नंबर निकाल पाएंगे, अदरवाइज तो कुछ निकलेगा नहीं, अदरवाइज आप नहीं निकाल पाओगे। तो उसके पीछे पहले से आपके डेटा और लॉजिक आपकी फिक्स रहनी चाहिए, करना पड़ेगा मन स्थिर करके, इसमें जो उस फील्ड में काम किया उनसे डिस्कस करके और लिटरेचर पढ़ के लॉजिक को आपको फिक्स करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कुछ करना शुरू कर दिया, पहले तो लिटरेचर आपको पूरा रिसर्च देखना पड़ेगा, इस तरीके से क्या चीज़ अवेलेबल है। सैम्पलिंग स्ट्रेटजी क्या होती है? सैम्पलिंग स्ट्रेटजी इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग योर पॉपुलेशन एंड देन डिटरमाइनिंग हाउ टू बेस्ट सेलेक्ट ए सैंपल फ्रॉम इट। चूज ए feasible plan and recognize limits. Population do not have to be people. They can be objects such as business, countries, parts. शुरुआत में हम लोग चर्चा किए थे क्या चीज हो सकता है पॉपुलेशन। एक वर्ड आता है अनबायस्डनेस। Whether the expected value of sampling distribution of an estimator is equal to the unknown true value of the population. अभी हम लोग आगे बात करेंगे। जो देखिए, एक अगर प्रॉपर तरीके से सैम्पलिंग डिजाइन किया जाए और सैंपल लिया जाए, अगर जिस पॉपुलेशन को हम एस्टिमेट करने वाले हैं उसका जो एस्टिमेट है, जो अनुमान सैंपल से निकले, वो न पॉपुलेशन को ओवर एस्टिमेट करे न अंडर एस्टिमेट करे, जो चीज़ एक्चुअल में है वही चीज़ दे, दैट मीन्स दैट इज अनबायस्ड टाइप। अगर ऊपर नीचे कम बेसी ऐसा कर देता है, दैट इज बायस टाइप। इन डेली लाइफ वी यूज द वर्ड बायस to mean that there is a tendency to believe that some people's ideas are better than others. In statistics, the word bias and its opposite unbiased means the same thing, but the difference is very little. एक वर्ड आता है, हो सकता है पिछले क्लास में आप लोग हो सकता बताया गया हो कि स्टैटिस्टिक ये क्या होता है? Not an underestimate or overestimate of the population parameter, then that statistic is said to be unbiased. मतलब कि वो जो ये स्टैटिस्टिक क्या होती है? It is piece of data from portion of population. It is opposite of the parameter that data from census, which survey everyone. ये this is very important. जो हम सैंपल ड्रा करते हैं, इसे यहीं से कहे कोई 5 लोग ड्रा करेंगे, उसका एवरेज लेने के लिए पीस ऑफ इंडिया 5 लोग जो सेलेक्ट हुए, दैट इज पीस ऑफ इंडिया। उनसे जो एवरेज निकाले हैं वो स्टैटिस्टिक वैल्यू आए, वो कहेगी भाई इसी के आसपास ये पूरे का एवरेज इस करेक्टिव का है। वो ये स्टैटिस्टिक जो है वो पैरामीटर को एस्टिमेट करता है सैंपल से। अब एक वर्ड आता है कंप्लीट इन्यूमरेशन। यू हैव हर्ड
है कंप्लीट न्यूमरेशन, नाम सुना है ना? क्या शिल्पी है कंप्लीट न्यूमरेशन? अरे सबका इसी में सबको गिन डालो, सबको काउंट कर डालो, सबको देख लो, दैट इज कंप्लीट न्यूमरेशन। इतना सिंपल सी चीज तो है, दिमाग नहीं चल रहा है क्या कि वो लग गए, कलम लग गए। सरस्वती की याद आ रही सर इसको। अरे अब तुम लोग ऑफिस में काम किए हो ना, हम लोग कभी कभी फील्ड में जाते थे सही है। तो खाने पीने का ऐसी सिचुएशन होते, खाने पीने का मौका नहीं मिलता था भाई। सोचते थे खाए पिएंगे तो टाइम लग जाएगा, फिर जाएंगे कहीं दूर जाएंगे, घंटा भर लगेगा। उससे पहले 4-5 बजे कुछ खाने पीने का मौका मिलता है, ये भी सिचुएशन हो जाती है। हाँ सीधे साथ बताते हैं, वो हमारे साथ जो चलते थे वो परेशान बेचारे होते हैं। आप उसको एक ही धुन लगी थी, जल्दी जल्दी काम निपटे अपना भाई, इतना काम रहता था। लेट इतने हो जाते कभी-कभी कि खाना ही नहीं मिलता होता। खाना कहाँ मिलता है, शाम हो जाती थी, खाना कहाँ मिलेगा? दोपहर वाला लंच का। हाँ दोपहर का तो बहुत स्किप होता है, फील्ड में निकल कर फील्ड की ऐसी सिचुएशन चले जाता है दोपहर में चला जाता है भाई। कहाँ पर आप खाओगे पियोगे तो जितने भी खाने के लिए दौड़ोगे उतने में जो है काम हो जाएगा। तो कंप्लीट इन्यूमरेशन वन वे ऑफ obtaining one way of obtaining required information at country or state or district or any other level is to collect the data for each and every unit। मतलब हर एक के विषय में इंफॉर्मेशन लीजिए, चाहे हाउस होल्ड का लीजिए, फील्ड का लीजिए, फैक्ट्री का लीजिए, शॉप लीजिए, जो भी हो आपकी पॉपुलेशन, उसका हर एक का जो करिए दैट इज कंप्लीट इन्यूमरेशन कहलाता है। बहुत सारे मामले में कंप्लीट इन्यूमरेशन अच्छा होता है, कुछ मामले में नहीं भी होता है। जैसे कंप्लीट एजेड जब वो होता है वोटर लिस्ट के मामले में कंप्लीट इन्यूमरेशन टाइप कर जाकर आदमी डोर टू डोर जाकर देखे कि भाई इसी घर में कोई इस टाइप का नहीं है, एज 18+ और उसका वोटर लिस्ट में नाम तो नहीं है, नाम नहीं है तो फिर उसको बहुत सारी जगह पर कंप्लीट इन्यूमरेशन जरूरत पड़ता है, बहुत सारी जगह पर इसकी जरूरत नहीं पड़ती। वहीं से आता है अपना सैम्पलिंग की बात आती है। नीड फॉर सैम्पलिंग स्टार्ट फ्रॉम वेयर स्कोप ऑफ कंप्लीट इन्यूमरेशन एंड okay, an effective alternative to complete enumeration can be sample survey where only some of the units selected in suitable manner from the population are surveyed and an inference is drawn about the population on the basis of the observation made on the selected unit. It can be easily seen that compared to sample survey, complete enumeration time consuming, कंप्लीट इन्यूमरेशन में टाइम ज़्यादा लगता है, एक्सपेंसिव, हैज लेस स्कोप इन द सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड सब्जेक्ट। लेस स्कोप मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन आप नहीं ले पाएंगे, उसमें एक्सपर्टाइज नहीं यूज़ कर पाएंगे क्योंकि आपके पास उतने एक्सपर्ट नहीं रहते जिनसे आप जिनको डिप्लॉय करके आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकें। तो लेस स्कोप इन सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड सब्जेक्ट कवरेज एंड इज सब्जेक्ट टू ग्रेटर कवरेज। ऑब्जर्वेशनल और टेबुलेशन एरर, ऑब्जर्वेशनल एंड टेबुलेशन ये एरर बहुत ज़्यादा होगा, चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इस मामले में हमारा जो है सैम्पलिंग का स्कोप आ जाता है। In certain investigators it may be essential to use specified equipment or highly qualified or trained field staff for data collection, making it almost impossible to carry out such investigation। बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जहाँ पर किसी इक्विपमेंट को लेकर के जाना पड़ता है भाई स्पेशल टाइप के, तो वहाँ पर सबको तो नहीं दे पाएगा आदमी ना, वो इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड को दे पाएगा। तो वैसे सिचुएशन में भी ये जरूरी होता है कि एक सैंपल टाइप का हो। इट इज ऑफ इंटरेस्ट टू नोट दैट इफ सैंपल सर्वे इज कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल्स, it is possible not only to estimate the value of the characteristics of the population as a whole on the basis of the sample data, but also get a valid estimate of the sampling error of the estimate। इस estimate को इस statement को आप लोग सभी लोग समझ रहे हो कि कुछ इसमें explanation की जरूरत है?
हैं? क्यों जेटी बताओ, कुछ नहीं समझ पा रहे? क्या समझे बताओ, वो जो समझे बताओ, वो इसी बोल लो हैं। कोई बोलो, कोई एक आदमी बोलो जो थोड़ा सा समझा हो। हैं? तो कोई नहीं, इधर शांत हो गए भाई। नहीं समझ में आ रहा। ये देखिए, जैसा अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे पहले कि सैंपल डेटा से जो स्टैटिक आपको हमने बताया, वो अगर प्रॉपर तरीके से सैंपल ड्रा करके तैयार हुआ है, उसका एवरेज या जो भी चीज निकाला गया है, तो पॉपुलेशन का एस्टिमेट वो वैलिड एस्टिमेट दे देगा। ठीक ठाक, वो ठीक ठाक एस्टिमेट मतलब ±5% एरर या जो भी स्पाइड एरर है वो उतना दे देगा। इवन यू कैन गारंटी, आप मुझसे कर सकते हैं भाई दावे के साथ, भाई ये इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इस तरीके की चीजें यहाँ पर कही जा रही हैं। सैंपलिंग ऑफ एरर एस्टिमेट, कोई भी एस्टिमेट अगर एस्टिमेट है उसमें एरर का एस्टिमेट देना जरूरी होता है, और एरर का एस्टिमेट तभी निकलता है जब प्रॉपर सैंपलिंग टेक्निक अप्लाई या स्ट्रक्चरल थ्योरी को फॉलो करते हुए काम हुआ, सैंपल ड्रा हुआ तभी।